क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर निकाली है? और क्या आपको ये भी पता है कि हमारे पृथ्वी का आवाज़ कैसा सुनाई देता है? सो हेलो गाइस, मेरा नाम केदार है और आपका एक नया एपिसोड में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने तो सूरज को देखा ही होगा। हमारे पृथ्वी से सुबह के वक्त सूरज येलो होता है, दोपहर को वाइट और शाम के वक्त ऑरेंज होता है। पर क्या आपको पता है कि अगर हम सूरज को स्पेस से देखते हैं तो वो वाइट कलर का दिखता है। सूरज का असली कलर तो वाइट ही होता है, पर सूरज अलग अलग ग्रह पर अलग अलग इसलिए दिखता है क्योंकि अलग अलग ग्रह के एटमॉस्फेयर पर अलग अलग प्रकार की गैसेस होते हैं। और जब सूरज की लाइट किसी भी ग्रह पर पड़ती है तो उस ग्रह के एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाले लाइट्स को स्कैटर कर देती है, मतलब फैला देती है, और एक ही लाइट को उसके एटमॉस्फेयर से पास कर ले देती है। और इसलिए अलग अलग ग्रह पर सनसेट का कलर अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, चांद पर पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। वैसे तो अभी तक 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है, पर क्या आपको पता है कि अभी तक जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म चांद पर गया है वो एक टॉर्टोइज है। दोस्तों, ये एक सोवियत यूनियन का मिशन था जो 14 दिसंबर 1968 को लॉन्च हुआ था। इस मिशन में 2 रशियन टॉर्टोइज, इंसेक्ट, प्लांट्स और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को जॉइंट पाई स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद को ऑर्बिट किया था। उन टॉर्टोइज का नाम एस्ट्रो टॉर्टोइज रखा था और यह मिशन सक्सेसफुल था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैस जैंट है और इस प्लैनेट पर लगातार तूफानें चलते ही रहते हैं। पर इस ग्रह पर एक ऐसा स्पॉट है जो ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है और इस स्पॉट में कई सालों से स्टॉर्म चलते आ रहा है और ये इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी भी इस स्पॉट के कंपैरिजन में छोटी है। अभी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यह स्टॉर्म कितना बड़ा होगा। यह स्टॉर्म अभी से 10 लाख यानी 1 मिलियन सालों तक ख़त्म नहीं होने वाला। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप जब भी किसी तारे को चमकता देखते हो तो आप समय में पीछे देख रहे होते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी तारे पर लाइट पड़ती है तो उस लाइट को हमारे पृथ्वी पर आने के लिए ज़रा वक्त लगता है। डिपेंडिंग कि लाइट जिस तारे से आ रही है वो तारा हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, और जिस लाइट को हम तारे से चमकता हुआ देखते हैं वो लाइट उस तारे से थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी पर आई होती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम जब भी सूरज से सनराइज को देखते हैं तो सूरज के सनराइज को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट्स का समय लगता है। तो हम जब भी सनराइज को सूरज से निकलते हुए देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं, क्योंकि हम जब भी सनराइज देखते हैं तो वह सनराइज सूरज से पृथ्वी पर 8 मिनट पहले आई थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर पृथ्वी अचानक रुक गई तो आपने कभी सोचा है कि क्या होगा? जिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, सब जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर आप अभी दिल्ली में हैं और पृथ्वी अचानक रुक गए तो आप सीधा यूपी में जाकर गिरोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बीच में कोई भी आ जाए। पर ऐसा होने तो नहीं वाला, मैंने आपको सिर्फ एक अंदाजे से बताया। वैसे तो हमारे पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड 1000 माइल पर आवर है। फैक्ट नंबर 7। युवा स्कूटी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया अब तक का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है। इस तारे का व्यास 2 बिलियन 37 करोड़ 5 लाख 11,200 किलोमीटर है। यकीन मानो, इतने बड़े आकार के तारे की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। अगर आप
अभी भी इसके विशालकायता का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तो अपने सूर्य से इसकी तुलना करके देख लेते हैं। अपने सूर्य का व्यास 13,92,400 किलोमीटर है। तुलना करने पर हमें यह पता चलता है कि साइंस में युवा स्कूटी सूर्य से 1,708 गुना बड़ा है। यह मैं आपको बता दूं कि युवा स्कूटी में कुल 6,52,000 बिलियन पृथ्वियाँ समा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से यह तारा 9,500 प्रकाश वर्ष यानी 8,98,770 बिलियन किलोमीटर दूर है। युवा स्कूटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा तारा वी कैलिस मेजोरिस है, जो कि सूर्य से 1,420 गुना बड़ा है, यानी वी कैलिस मेजोरिस भी युवा स्कूटी से काफ़ी छोटा है। अगर हमारे सौरमंडल का तारा यानी सूर्य युवा स्कूटी जितना बड़ा होता तो यह जुपिटर के ऑर्बिट तक आने वाले सभी ग्रह को अपने अंदर समा लेता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने तो एस्ट्रोनॉट्स का नाम सुना ही होगा, पर एस्ट्रोनॉट एक अमेरिकन स्पेस ट्रैवलर को कहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट ये ग्रीक वर्ड से एस्ट्रो मतलब स्टार और लॉट मतलब सेलर। सेलर एक आदमी को बोलते हैं जो एक क्रू का मेंबर होता है, और वो क्रू कुछ भी हो सकती है, नेवी, शिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रशिया में कॉस्मोनॉट बोलते हैं। रशियन ग्रीक वर्ड्स में कॉस मतलब यूनिवर्स और नॉट मतलब स्पेस होता है, और आखिरकार इंडिया में वियामोनॉट्स बोलते हैं। संस्कृत भाषा में व्योम मतलब एटमॉस्फेयर या आकाश या स्काई, और नॉट्स मतलब सेलर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप अभी किसी ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो सुनिए। अगर आप गलती से भी ब्लैक होल के पास चले गए तो वो ब्लैक होल अपने ग्रेविटी से आपको अपनी ओर खींचेगा, और आपकी जो बॉडी है वो एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होगी। अगर उस ब्लैक होल की ग्रेविटी स्ट्रांग है तो वो आपकी बॉडी को एक बड़ी इमारत की हाइट तक भी स्ट्रेच कर सकता है, और आपकी बॉडी फट भी सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल से सबसे करीबी ब्लैक होल 1000 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको तो नासा के अपोलो 11 मिशन के बारे में पता ही होगा। यह एक 3 क्रूड मिशन था जिसमें माइकल कॉलिंस, बस एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग थे। ज़्यादातर लोग माइकल कॉलिंस और बस एल्ड्रिन को नहीं जानते हैं, क्योंकि माइकल कॉलिंस जो थे वो मून को ऑर्बिट कर रहे थे, और जो बस एल्ड्रिन थे वो चांद पर उतरे तो थे, पर उन्होंने चांद पर पहला कदम नहीं रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने के 1 घंटे बाद बस एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था। पर क्या आपको पता है कि जो फुटप्रिंट्स उन्होंने चांद पर रखे थे वो अभी तक चांद पर वैसे के वैसे हैं, और आने वाले 1 मिलियन ईयर तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो चांद पर एटमॉस्फेयर है, ना हवा है, और यूनिवर्स में भी हवा नहीं है, तो वो मिटने का सवाल ही नहीं उठता। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि हमारा जो सौरमंडल का सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का 99% कवर करता है, और बाकी के ग्रह सिर्फ 1% कवर करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा सोलर सिस्टम में इतना बड़ा है तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने एक M87 ब्लैक होल और उसके शैडो की तस्वीर इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप की मदद से निकाली है। ये इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप 8 अलग अलग टेलीस्कोप का एक ग्रुप है। ये 8 टेलीस्कोप पृथ्वी पर अलग अलग जगह लगाए हुए हैं। टेलीस्कोप को मुख्य तौर पर ब्लैक होल की तस्वीर निकालने के लिए ही बनाया है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो उन टेलीस्कोप से ली गई M87 ब्लैक होल की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 1।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी का आवाज़ कैसा सुनाई देता होगा? अभी बहुत लोगों को एक सवाल रहता है कि अगर आउटर स्पेस में मीडियम नहीं है, यानी हवा नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आएगा? तो इसका आंसर सुन लीजिए। आउटर स्पेस में भले ही मीडियम ना हो साउंड को ट्रैवल करने के लिए, पर आउटर स्पेस में भी साउंड होती है। ये साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन अभी के इक्विपमेंट से हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके उनको सुन सकते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक स्पेसिफिक प्लैनेट जिसकी हम आवाज़ सुनना चाहते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड से कैप्चर किया जाता है। अभी आप जो सुनोगे वो पृथ्वी की आवाज़ है।